ओके जी, क्वेश्चन है चेंज इन टैक्स स्लैब ड्यू टू टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, बोनस, company maintained car for office and personal use, medical allowance, taxes to be borne by the company. बेसिक सैलरी है 3 million, हाउस रेंट अलाउंस, बोनस, कंपनी मेंटेन कार, मेडिकल अलाउंस प्लस 10%, 47,000 10,000 रुपये। टैक्स लाइबिलिटी सैलरी केस 370,000, 20% ऑफ 12,10,000 रुपये, 6,12,000 रुपये। वर्किंग ऑफ टैक्स बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर, taxable salary excluding tax borne by the employer, initial tax of the next slab 6,70,000 रुपये, taxable salary excluding final figure of tax borne 5.3 million, tax on 5 million rupees इतना हो गया, tax on 380,000 rupees इतना हो गया, gross of tax borne by the company 85,500 divided by 77.5% उसने कर दिया 85,500 और उसने कहा कि ये इसको नेक्स्ट स्लैब में लेके आए तो 1,10,323 रुपये, 7,54,90,000 रुपये, 54,90,000 के ऊपर 6,70,000 रुपये, 1,10,323 रुपये। तो ये स्लैब का कंप्लीट कर दिया। अच्छा, ये स्लैब रेट के ऊपर जो है ना उसने एक फार्मूले से वर्कआउट किया है इसको। ये इस तरह से वर्कआउट किया है, इसको मैं आपको ना एक एक्सेल शीट पे एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सेल शीट में खोलता हूँ, उस पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ये स्क्रीन अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, अब देखें ये इस तरह से है कि फर्ज किया सैलरी है 7 लाख रुपए, ठीक है, 7 लाख रुपए सैलरी है और टैक्स रेट ऑन सैलरी जो है वो है 10%। ठीक, अभी थोड़ी सी मैथमेटिक्स का काम है। अगर वो कहता है कि 7 लाख रुपए सैलरी है और उस पर जितना टैक्स लग रहा है वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ सैलरी इज ₹100, ठीक है, अगर सैलरी 100 रुपए है यानी ग्रॉस सैलरी, अगर ग्रॉस सैलरी ₹100 है, ठीक है, जो ग्रॉस सैलरी का मतलब है उसमें टैक्स भी शामिल है, तो ये जो उसको मिल रही है सैलरी ये कितनी है 90% और बाकी 10% टैक्स है। तो इसको हम ग्रॉस अप करके तो ग्रॉस सैलरी पे जा सकते हैं। वो किस तरह से, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.9 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास फिगर आ जाएगा जो ग्रॉस ऑफ सैलरी, ठीक है, ये ग्रॉस सैलरी का फिगर आ जाएगा। ग्रॉस सैलरी के ऊपर टैक्स लायबिलिटी अगर कैलकुलेट करें इसके ऊपर 0.1, ये कितना आ गया, ठीक है, नेट सैलरी कितनी आ गई इज इक्वल टू दिस माइनस टैक्स लायबिलिटी 7 लाख रुपए। तो ये एक ग्रॉस अप करने का तरीका कार है कि अगर आपको रेट आइडेंटिफाइड हो, अगर आपको रेट आइडेंटिफाइड हो तो फिर आप उसके सैलरी को ग्रॉस अप करके तो उस सैलरी पे पहुंच सकते हैं जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में उसने बिल्कुल एग्जैक्ट यही काम किया है। अब इस क्वेश्चन के फिगर्स में यहाँ पर लेता हूँ। उसने कहा जनाब टैक्सेबल सैलरी है 47,10,000 रुपए, ठीक है, टैक्सेबल सैलरी है 47,10,000 रुपए। इस टैक्सेबल सैलरी के ऊपर जब हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स लायबिलिटी, तो वो टैक्स लायबिलिटी किस स्लैब में फॉल कर रही है उसने बताया
35 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर टैक्स है 3,70,000 रुपए, ठीक है, अप टू 35 लाख। 3,70,000 रुपए, ठीक है। और उसके ऊपर साथ उसने ये बताया कि 3,70,000 रुपए के ऊपर उससे ऊपर जो 12,10,000 है उसके ऊपर 20% का रेट अप्लाई होता है। 12 लाख सैलरी एक्सीडिंग 35 लाख। सैलरी एक्सीडिंग 35 लाख रुपए के ऊपर वो कहता है कि रेट कितना अप्लाई होता है 20% का। इसका मतलब ये हुआ कि दिस माइनस 35 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो टोटल जो आपके पास टैक्स लायबिलिटी आ गई, वो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 6,12,000 रुपए। तो चूंकि टैक्स लायबिलिटी एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई? टोटल सैलरी हो गई 47,10,000 जमा 6,12,000। लेकिन अगर आप ये जब आप इसके ऊपर जाते हैं तो पता लगता है कि जनाब स्लैब रेट चेंज हो जाता है। चैट बॉक्स में किसी का क्वेश्चन आया? ये क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता, ये एक बच्ची ने शेयर किया है अफीफा ने, और मुझे ये भी नहीं पता है किस बुक से शेयर किया है, ठीक है। ये वैसे ये एग्जांपल है 5.7, और अफीफा बुक का नाम बता देंगे? अफीफा ने बुक का नाम बताया जी पेटी वाला। तो पेटी वाला की किताब में एग्जांपल है 5.7, ठीक है। अच्छा, 47,10,000 रुपए। जी अफीफा जी क्वेश्चन कुछ? सर। जी जी। सर ये वाला पॉइंट मुझे समझ आ गया था। मुझे सिर्फ इशू ये हो रहा है कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्लैब रेट नेक्स्ट स्लैब रेट अप्लाई होगा, हम्म। जबकि जब लिability जो है वो तो लाइक पिछले स्लैब रेट की है, तो वो ऐसे क्यों हो रहा है यहाँ पे? अरे दोबारा क्वेश्चन पूछे, कुछ आवाज कट गई। सर मतलब जो एग्जांपल है उसमें ऊपर इन्होंने बताया हुआ है कि जब टैक्सेबल सैलरी में ऐड होगा ना, जो टैक्स एम्प्लॉयर दे रहा है, तो जो स्लैब रेट है वो चेंज हो जाएगा। हम्म। मतलब जो एक्चुअल स्लैब रेट उस लाइबिलिटी पे था वो नहीं लग रहा, तो ये हम्म। क्यों होगा? अच्छा ये बेटा ऐसे है कि देखें, वो इसलिए नहीं लग रहा, मैं भी उसी की तरफ आ रहा था। देखें आपकी पहले जो सैलरी थी वो थी 47,10,000, ठीक है। 47,10,000 रुपए की सैलरी में अब मजीद एडिशन कितना हुआ? 6,12,000 रुपए। तो टोटल सैलरी अब सैलरी टैक्स ऐड होने के बाद कितनी हो गई? 5.3 मिलियन की हो गई ना। तो अब आप देखेंगे ये 5.3 मिलियन किस स्लैब रेट में फॉल करता है, ठीक है। ठीक है, सही है। ठीक हो गया? जी अबूबकर आपने जी सर, लिखा है कि क्लियर हो। क्वेश्चन कंप्लीट कर दे, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये टोटल सैलरी 53,22,000 रुपए हो गई। तो इस तरह जब ये सैलरी को, अब आप इस सैलरी को देखेंगे तो ये चली जाती है नेक्स्ट स्लैब के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्लैब जो है सैलरीड पर्सन की, वो ये पहले ये स्लैब थी 35 लाख से 50 लाख के दरमियान सैलरी। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये सैलरी थी 35 लाख से 50 लाख के दरमियान। मैं आपको स्क्रीन अपनी पिक्चर शेयर करता हूँ। इसमें आई डोंट नो अब आप लोग पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि उसके साथ नहीं पढ़ पाएंगे। चले, आप लोग अपनी किताब खोलें और वहां पे सैलरी के स्लैब्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पहले सैलरी थी 47,10,000 रुपए, ठीक है। जब उसमें हमने वो 6,12,000 रुपए का टैक्स जो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, जब हमने उसको ऐड किया तो अब सैलरी बढ़ के कितनी हो गई? फिर 5.3 मिलियन, 53,22,000 रुपए। अब इस सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब उस सवाल में क्या करता है, जब ये 53,22,000 रुपए पे चला गया तो स्लैब जो है ना वो चेंज हो गया, ठीक है। स्लैब चेंज हो गया। स्लैब चेंज होके कहां पर चला गया? 6,70,000 प्लस 22.5% ऑफ 5 मिलियन, ठीक है। हमारे पास सैलरी कितनी है? 5.3 मिलियन, ठीक है। अच्छा,
इस स्लैब में एम्प्लॉयर जो बियर कर रहा है इस स्लैब में अप टू ₹5 मिलियन कितना बन रहा है? 6,70,000 रुपए। 6,70,000 है, हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर ये फिगर तो बियर कर ही रहा है, 6,70,000 रुपए तो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। तो सैलरी कितनी हो गई? दिस प्लस, सॉरी, सैलरी हो गई 47,10,000 प्लस ये, ठीक है। एम्प्लॉयर 47,10,000 की सैलरी ओरिजिनल पे कर रहे हैं, बाकी उसके ऊपर का जो टैक्स है वो टैक्स अब चूंकि अगली स्लैब में चला गया है तो अगली स्लैब का मिनिमम टैक्स है 6,70,000 रुपए। अब वो उसके ऊपर फर्दर ये कहता है जब ये 6,70,000 रुपए का मिनिमम टैक्स ऐड करते हैं तो उसके ऊपर फर्दर 5 मिलियन से ऊपर वो कितना पे करता है? 5 मिलियन से ऊपर 5 मिलियन से ऊपर है 3,80,000 रुपए। तो अप टू 5 मिलियन टैक्स कितना हुआ? 6,70,000 रुपए। जो ऊपर की अमाउंट है उस ऊपर की अमाउंट पर वो क्या करता है? इजी, वो ऊपर की अमाउंट के ऊपर हमारे पास है 3,80,000 रुपए। जो 3,80,000 है वो कहता है स्लैब में रेट है 22.5%, यानी 5 मिलियन से जितनी भी ऊपर अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई हो रहा है 22.5%। तो वही जैसे हमने 90-10 का ब्रेकअप किया था, इसको आप डिवाइड कर दें, इट मीन्स कि ये इस स्लैब में 0.775 है, ठीक है, ये 77.5% है। तो ये बन जाएगा 4,90,322 रुपए, ठीक है। नहीं, ये इतना नहीं बनेगा, सॉरी, 3,80,000 के ऊपर, सॉरी, टैक्स लायबिलिटी पहले 3,80,000 पे कैलकुलेट होनी है। कितनी अमाउंट एक्सीडिंग थी? ओहो, पहले टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट। एक्सीडिंग 5 मिलियन की अमाउंट है 3,80,000 रुपए। इस 3,80,000 रुपए के ऊपर टैक्स है 0.225 के हिसाब से 85,500 रुपए। इस 85,500 रुपए को भी चूंकि उसने बियर करना है तो इसको ग्रॉस अप करना है, डिवाइडेड बाय 0.775, तो 1,10,322 रुपए बच जाएगा, ठीक है। तो ये टैक्स लायबिलिटी टोटल कितनी? 6,70,000 जमा 7,80,323 रुपए। तो सैलरी इनकम कितनी बन जाएगी? जो एम्प्लॉयर दे रहा है 47,10,000 रुपए प्लस जो वो टैक्स लायबिलिटी बियर कर रहा है। अब इस टैक्स लायबिलिटी जो बियर कर रहा है 54,90,323 रुपए की, इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगी, मिनिमम है इसमें स्लैब के अंदर 6,70,000 रुपए, एक्सीडिंग 4,90,323, 4,90,323 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 0.225, 1,10,322 रुपए। तो ये टैक्स लायबिलिटी टू सम। तो इस तरह हम कहेंगे कि जनाब जो सैलरी इनकम है वो 55,90,323 है। इसमें से एम्प्लॉयर पे कितना कर रहा है एम्प्लॉय को? एम्प्लॉयर पे कर रहा है 54,90,323 माइनस 47,10,000 रुपए पेड टू एम्प्लॉय, और ये जो अमाउंट है दिस इज पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। मैं एक दफा फिर इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों के हैंड रेज आपने किए हुए, लेकिन मैं एक दफा जरा इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये सिंपल एक मैथमेटिक्स का फिनोमेना है जहां से इस क्वेश्चन को इन्होंने पिक किया है, ठीक है, और इसको सॉल्व किया है। मैथमेटिक्स का फिनोमेना ये कहता है कि 7 लाख रुपए की अगर सैलरी है और उसके ऊपर 10% टैक्स रेट हो, और एम्प्लॉयर कहे कि जनाब आपको नेट सैलरी इतनी मिलेगी और इसके ऊपर जो 10% टैक्स रेट है वो मैं गवर्नमेंट को खुद पे कर, तो इसका मतलब ये है कि आपको ग्रॉस अमाउंट का 90% मिल रहा है और 10% गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ग्रॉस अमाउंट का 90% आपको मिल रहा है और 10% आपको गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो आप इस नेट अमाउंट से जब ग्रॉस अमाउंट पे जाना पड़ेंगे तो ये नेट अमाउंट 7 लाख रुपए नेट अमाउंट है 90%,
तो 7 लाख को डिवाइड करें आप 90% से, तो आपके पास ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। उस ग्रॉस सैलरी पर आप टैक्स का रेट अप्लाई करें तो आपके पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो आपके पास ये नेट सैलरी आ गई पेड टू एम्प्लॉय, ये पेड टू गवर्नमेंट, और ये है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, इसी कंसेप्ट को लेते हुए उन्होंने अप्लाई किया, एक सैलरी है 47,10,000 रुपए की। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जब भी आप सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो आप ये ग्रॉसिंग अप के फार्मूले से उसके ऊपर पहुंच सकते हैं कि यार कितना टैक्स लायबिलिटी बननी चाहिए। तो 47,10,000 रुपए की टोटल सैलरी कैलकुलेट हुई। तो आपको पता लगा पहले स्टेप के अंदर कि अच्छा यार टैक्स लायबिलिटी 47,10,000 रुपए कितनी बनती है, 6,12,000। ओके, 6,12,000 इज फाइन। 6,12,000 रुपए एम्प्लॉयर बियर कर रहे हैं, तो ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, 53,22,000 रुपए। अब अप टू 5 मिलियन का टैक्स जो है वो है 6,70,000 रुपए। अब सैलरी आपकी नेक्स्ट स्लैब में चली गई, नेक्स्ट स्लैब में 5 मिलियन तक का टैक्स है 6,70,000 रुपए। तो कम से कम इतना टैक्स तो एम्प्लॉयर बियर करेगा। तो आपने क्या किया, 47,10,000 जमा 6,70,000 रुपए आपने किया, तो टोटल ये बन गया 53,80,000 रुपए। इसमें से 5 मिलियन के ऊपर 6,70,000 की लायबिलिटी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। जो एक्सीडिंग अमाउंट है 3,80,000, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है 85,500 रुपीज। लेकिन ये फाइनल लायबिलिटी नहीं है, आपने इसकी ग्रॉस अप अमाउंट पे पहुंचना है कि ये 85,500 अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो ग्रॉस सैलरी कितनी होगी। तो ये दिस 85,500 इज एक्चुअली, वो कहता है कि जनाब ये आपके पास 77.5% है, यानी एम्प्लॉय की सैलरी है। इसको जब ग्रॉस अप किया, डिवाइडेड बाय 0.775 किया, उस स्लैब के अंदर जो रेट अप्लाई होता तो आपके पास ग्रॉस फिगर आ गया। और इस ग्रॉस फिगर को जब आपने ऐड किया तो ये आपके पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 7,80,322 रुपए। इसको ऐड करें जो सैलरी एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसके साथ, तो आपके पास ग्रॉस सैलरी आ गई 54,90,322 रुपए। इसका क्रॉस चेक ये है, आप 5490 के ऊपर आप कैलकुलेट करें टैक्स लायबिलिटी, तो आपके पास जो जवाब आएगा उसमें गवर्नमेंट के पास जो फिगर जारी होगी और जो टैक्स पेयर के जो सैलरीड पर्सन के पास फिगर जारी होगी वो वही है, यानी 47,09,000। ये राउंडिंग ऑफ का फर्क है, राउंडिंग ऑफ का फर्क मैं इधर से दूर कर देता हूँ। अब मुझसे क्वेश्चन पूछे इसके ऊपर, ये टैक्स और टैक्स वाले के ऊपर कोई और बात किसी ने पूछनी है तो। जी तो क्वेश्चन पूछे। सर एक तो मैंने ये कहना था कि इसको सर थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला व्यू में कर दें सर। फॉर्मूला व्यू में कर दो। जी सर। एक मिनट, फॉर्मूला व्यू में ना आपको फिगर्स समझ नहीं आएंगी, तो ये मेरे पास किधर गया, ये चलें सर, एक्सेल शीट भेज दीजिएगा ग्रुप में। मैं एक्सेल शीट भेज दूंगा लेकिन इसका फॉर्मूला ठीक है, सही सर। और सर सेकेंडली मैंने ये पूछना था कि सर डिफरेंस जीरो नहीं होता, वो जो डिफरेंस वाली चीज करनी होती है तभी हम वो कंसिडर नहीं करेंगे इधर। यहाँ पे डिफरेंस हमने जीरो कर दिया ना। कैसे सर? ये अच्छा देखें, सही है, ठीक है। ठीक है, ये देखें सैलरी जी एम्प्लॉय को कितनी मिल रही है, 47,10,000 रुपए। जो ऊपर की यस अमाउंट है सर। वो टैक्स की अमाउंट है, वो गवर्नमेंट को जा रही है। तो इसका मतलब है जितना टैक्स बियर कर रहा है एम्प्लॉयर वही ग्रॉस सैलरी के ऊपर बराबर पर चल रहा है। ठीक है, सही है सर। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू सर। किसी का कोई और सवाल? अच्छा जी, किसी का कोई और क्वेश्चन इसके ऊपर? तो ये टैक्स ऑन टैक्स का था एक क्वेश्चन जो किसी ने पूछा, मैंने उसको बता दिया। और किसी ने मुझे सवाल भेजा था, वो एक आमना ने भेजा था, मैं कहना आमना पता नहीं क्लास में आई है या नहीं आई है, मुझे तो नाम नहीं नजर आ रहा आमना का। अच्छा है, आमना है क्लास में। आमना, आपका जो क्वेश्चन था मैं अभी उसको भी आंसर कर देता हूँ। एक मिनट, चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, सर टैक्स ऑन टैक्स के इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आई कैप के पेपर में आते हैं सर, फार्मूला व्यू कर दें प्लीज। अच्छा, फार्मूला व्यू का यार वो मुझे फार्मूला उसका व्यू भूल गया है, फार्मूला व्यू कहाँ से आता है इसके अंदर। तो वो अगर किसी को याद है तो फार्मूला व्यू का फार्मूला मुझे लिख के भेज दे, मैं फार्मूला व्यू लगा देता हूँ।
बाकी आमना का क्वेश्चन मैं टेकअप करता हूँ। आमना ने मुझे क्वेश्चन भेजा था। Let me go towards Amna question. SBM Amna. अच्छा जी, ये आमना का क्वेश्चन है मिस्टर मुश्ताक के बारे में। मिस्टर मुश्ताक हैज प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग डाटा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आमना आप हैंड रेज करें ताकि मुझे आपके सवाल पता लग जाए, आप क्या पूछना चाहती हैं। अच्छा, आप नजर आ गए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी आमना, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्वेश्चन सर पूछें। मुझे इसमें रनिंग कॉस्ट की नहीं समझ आ रही थी और दूसरा लीव फेयर असिस्टेंस की। इसमें रनिंग कॉस्ट में क्या बात समझ में नहीं आई? सर मतलब इसको कैसे, इसमें ट्रीटमेंट क्या करनी थी इसकी? रनिंग कॉस्ट की और लीव सर फेयर इसको असिस्ट। कैसे? मैं एक मिनट आपके साथ शेयर करता हूँ, किताब से शेयर करता हूँ। ये आईक्या वाली बुक से सवाल है ना? जी सर, क्वेश्चन बैंक सर। मैं उधर से जरा क्वेश्चन बैंक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? एक मिनट होल्ड करें। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर। अच्छा जी, अच्छा जी, ये क्वेश्चन बैंक मैंने ओपन कर लिया। अब आप पूछें, लीव फेयर असिस्टेंस के बारे में आप पूछना चाह रही हैं? जी सर। अच्छा, लीव फेयर असिस्टेंस में क्या मतलब? ये तो एक सादा सी मतलब टैक्स में डायरेक्टली फिगर ऐड हो जाएगी ना, इसकी कैलकुलेशन में क्या मसला है? नहीं सर, मुझे ये नहीं समझ आई थी कि इसको मतलब क्यों हम डाल रहे हैं। देखें, एक मैंने क्लास के शुरू में जब मैंने सैलरी पढ़ाई थी ना, तो मैंने क्लास के शुरू में बिल्कुल ये बताया था कि एग्जाम में ना मुख्तलिफ नामों से बहुत सारे बेनिफिट्स जो है ना एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, ठीक है? एम्प्लॉयर जो भी बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को देगा, वो बेनिफिट एम्प्लॉय की सैलरी का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है? तो सही है। इसी तरह जो बेनिफिट जो है जिनका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है, वो तो मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। जिसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है और एग्जाम में कोई ऐसा लीव फेयर असिस्टेंस या इस किस्म का कोई नाम आपके सामने आता है, तो आपने उससे घबराना नहीं है, बस सिंपली आपने उसको टैक्सेबल सैलरी में ऐड कर देना। इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है लीव फेयर असिस्टेंस का, ठीक है? सही है सर। अच्छा, और दूसरा कौन सा आइटम था आपने पूछा था? सर एम्प्लॉय कॉस्ट बॉन्ड नहीं सर, एक सेकेंड। रनिंग कॉस्ट बाउंड बाय एम्प्लॉय, ठीक है? यस वो सर, कहता यस है सर। मोटर व्हीकल वैल्यू रुपीज 4 लाख प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एंड यूज पार्टली फॉर पर्सनल पार्टली फॉर बिजनेस। रनिंग कॉस्ट बाउंड बाय एम्प्लॉय, यानी गाड़ी तो दी हुई है लेकिन गाड़ी की रनिंग कॉस्ट एम्प्लॉय खुद बियर कर रहा है। अगर गाड़ी की रनिंग कॉस्ट एम्प्लॉय खुद बियर कर रहा है तो एम्प्लॉय को कोई फायदा है उसके अंदर? नहीं सर, तो ये ऐड नहीं होगा ना? हाँ, तो ये तो सैलरी नहीं है ना, ये तो मेरा खर्चा है, सही। ठीक है? सही है सर। और तीसरी भी कोई चीज आपने पूछी थी? नहीं सर, वो समझ आ गया मुझे। समझ आ गई, चलो ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब कुछ सवाल तो मैं आपको करवा चुका था और कुछ सवाल और भी हैं। आपको स्क्रीन, मैंने स्क्रीन शेयर की है? अच्छा नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर की, सॉरी। मैं जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एक सवाल किसी ने पूछा है, सरोज ने, सर कुड यू डू माई
क्वेश्चन नेक्स्ट कैपिटल गेन्स। सरोज आपने क्वेश्चन मुझे भेजा हुआ है? ईमेल पे भेजा हुआ है? ठीक है, एक मिनट मैं ईमेल चेक करता हूँ। सरोज मेरे पास ईमेल में नहीं है। कब भेजा था आपने? हाँ ये आ गया, सॉरी। ये क्वेश्चन मैं बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ये रहा क्वेश्चन। सुरेश पहले ये बता दें कौन सी बुक से है, और ताकि बाकी लोगों को भी पता लग जाए। सर राइज है। राइज की किताब से, ठीक है। ओके जी, ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन है और ये कहता है मिस्टर इब्तिसाम हैज डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इन टैक्स ईयर 2018। शेयर्स ऑफ एबी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, उसने परचेज किए थे 1 जनवरी 2014 के ऊपर और बेच दिए 1 जनवरी 2018 पे। इसका मतलब है 1 साल से ज़्यादा की होल्डिंग है। जब 1 साल से ज़्यादा की होल्डिंग होती है तो जितना भी गेन आता है वो 25% एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाता है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी के शेयर। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद कहता है कि शेयर्स ऑफ डीएफ लिस्टेड कंपनी। अब ये लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, उसने 1 जनवरी 2012 पे खरीदे, 31 मई 2018 पे सेल आउट कर दिए। अब इसके ऊपर जितना भी गेन आएगा, अब वो आपको चार्ट में जाके देखना पड़ेगा। वो चार्ट आपके पास एग्जाम में गिवन होगा और वहां से आप देखेंगे कि अच्छा जी इसकी डेट ऑफ परचेज क्या है, कितना अपना आपने होल्ड किए हैं, और इसके बाद टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल होता है। प्रोबेबली जिस पीरियड में सर जी सर इसमें बस मेरे 2 क्वेश्चन थे, मैं वो पूछ लूं या अभी आप एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, आप पहले जो क्वेश्चंस आपके हैं वो पूछ लें। सर जो मैंने हाईलाइट की हुई ना चीजें, एक तो ऊपर मैंने एबी प्राइवेट कंपनी और जीई अनलिस्टेड, सर मैंने ये पूछना था कि ये दोनों आपस में एडजस्ट क्यों हुए हैं, और फिर जो नीचे एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई वाले, ये दोनों आपस में एडजस्ट क्यों हुए हैं? ये बताएं, अलग। जी सर। एबी प्राइवेट कंपनी में प्रॉफिट आ रहा है, यस सर। ठीक है, और जीई एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसमें लॉस आ रहा है, ठीक है। यस और सर। हमने ये पढ़ा था कैपिटल लॉस कहाँ पे एडजस्ट होता है, कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, ठीक है। और यस ये सर। कैपिटल लॉस कौन सा वाला है, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम के इनकम वाले लॉसेस है ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जी के सर। जो शेयर्स हैं या अनलिस्टेड के जो शेयर्स हैं, इनके जो गेन या लॉसेस होते हैं ये कौन से होते हैं, नॉर्मल टैक्स रिजीम वाले होते हैं, तो ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक हो क्या? ठीक है सर। अच्छा, सर और यानी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जो है प्राइवेट के गेन के अगेंस्ट जो है वो सेट ऑफ हो सकता है, मतलब अगर वो पब्लिक कंपनी ना हो तो, अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक तो नहीं है ना। पब्लिक कंपनी कब होती है, पब्लिक कंपनी या लिस्टेड होती है या वो गवर्नमेंट ओन्ड होती है, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पे उसने बताया ये अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन ये नहीं लिखा कि ये गवर्नमेंट ओन्ड है। तो अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है और वो गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है तो टैक्स लॉ के लिए वो भी प्राइवेट कंपनी है। ठीक हो गया? ठीक है सर। तो इसमें आपने वो SECP या कंपनीज ऑर्डिनेंस वाले प्राइवेट पब्लिक को नहीं देखना, आपने यहाँ के लॉ के देखना है कि टैक्स लॉ में ये क्या है। टैक्स लॉ में दोनों प्राइवेट कंपनीज है। ठीक हो गया? जो बाकी सर ठीक कंपनीज है है सर। वो लिस्टेड है, और लिस्टेड के जो है या पब्लिक कंपनीज के गेन लॉस आपस में एडजस्ट होते हैं, वो कहीं और एडजस्ट नहीं होते। ठीक है, सही है सर। अभी क्लियर है? और सर एक और जी सर, एक और चीज पूछनी थी सर, ये जो उसने नीचे 15,000 माइनस 10,000 किया हुआ है, फिर उसने स्लैब रेट जो है 15% वाला लगाया है, तो सर हम गेन पे नहीं लगाते, यानी 15,000 पे नहीं लगाना चाहिए था हमें, सिर्फ जो ओवरऑल गेन आएगा हम उस पे लगाएंगे, ये सबसे एंड पे सर। एंड पे इसने क्या किया है, एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2016, आर एंड कंपनी 15,000 रुपए का गेन, पी एंड कंपनी 10,000 रुपए का लॉस, नेट 5,000 के ऊपर 15% लगा दिया उसने 750 रुपए का। ठीक है। अच्छा, ये जो लिस्टेड कंपनीज है ना, लिस्टेड कंपनीज में आप देखें उसने बाकियों पे भी गेन कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन उनके पीरियड मुख्तलिफ है। ठीक है, ये देखें 12 महीने से 24 महीने का रेट और है, 24 महीने से ज़्यादा का रेट और है। तो इस वजह से उसने यहाँ